वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोगों के, शिक्षा सभी के लिए। जो निरक्षरता है वो एक पाप है, शर्मनाक है और इसका नाश किया जाना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र भारत सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और भारत सरकार समय समय पर प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी योजनाएं नियमित रूप से तैयार करती रहती है। नागरिकों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। जिन योजनाओं में से एक सबसे अधिक मूलभूत और आशाजनक योजना है सर्व शिक्षा अभियान, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम समझते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। भारत में प्राथमिक शिक्षा या हम कहें प्रारंभिक शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर था। समाज के जो उच्च वर्ग था वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट में भेजकर शिक्षा दिला देता था, लेकिन जो गरीब वर्ग था, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था नहीं कर पाता था। इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू की, सर्व शिक्षा अभियान SSA। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका तात्पर्य है सभी के लिए शिक्षा, अथवा प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाए, ये भी कहा जा सकता है। यानी अगर हमें देश की जो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, यानी हमें देश की साक्षरता को बढ़ाना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी होगी। और एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को भी पढ़ाएगा तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। यह योजना वर्ष 2010 तक जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जितने भी बच्चे थे उनको उपयोगी और सार्थक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना एवं जो बालक बालिका की शिक्षा में विभेद था उसको भी समाप्त करना है। इस कार्यक्रम को आरंभ करने की प्रेरणा वर्ष 1993-94 में शुरू किए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP से मिली है। DPEP कार्यक्रम की आंशिक सफलता को देख केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सम्मिलित करते हुए सर्व शिक्षा अभियान नाम के समावेशी और एकीकृत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, सर्व शिक्षा अभियान समुदाय द्वारा एक मिशन के रूप में शिक्षा की जो गुणवत्ता थी उसको सुधारने के लिए और उसके माध्यम से सभी बच्चों में मानवीय क्षमताओं के उन्नयन के अवसर प्रदान करने के लिए एक सराहनीय प्रयास था। सर्व शिक्षा अभियान को निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्यों के साथ तय किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य सभी बच्चों को विद्यालयों में वापस लाना। 2003 तक जो बच्चे किसी भी कारणवश अपने विद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं उन बालकों को विद्यालय में वापस लाना था और इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी गई कि वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को जो विद्यालय से वापस जा चुके हैं या विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको विद्यालय में वापस लाना है। ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। यानी ऐसा कोई भी बच्चा ना हो इस देश में जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाए वर्ष 2007 तक। यह इसका एक प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कहा गया कि 2010 तक जो 8 वर्ष की आयु वाले हैं बालक वो भी अपनी प्राथमिक शिक्षा अवश्य पूरी कर लें और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा बालकों को सुलभ की जाए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बच्चों को ऐसी शिक्षा दे दें जो उनके लिए गुणवत्तापरक ना हो, तो उनको एक गुणवत्तापरक शिक्षा में देनी है प्रारंभिक स्तर पर। वर्ष 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी बालक बालिका के लिंग संबंधी भेद और सामाजिक श्रेणी के जितने भी भेद हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हों, उन सबके अंतर को पाट दिया जाएगा और शिक्षा वर्ष 2007 तक सभी के लिए सार्थिक रूप से सर्वसुलभ कर दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूल खोले और
किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक स्कूल जो कक्षा 1 से 8 तक की सुविधाएं जहां पर दी जाती थी, तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चे भी स्कूलों में जा सके, इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास सरकार ने किया ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में शिक्षकों की नियुक्ति ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी ना हो तथा उनका प्रशिक्षण, माता पिता तथा छात्रों को प्रेरित करना तथा प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें आदि व्यवस्थाएं करने का प्रावधान शामिल है। यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में विद्यालय खोलने पर भी लक्षित है जहां पर विद्यालय ही नहीं है और सुविधाएं बहुत कम हैं। अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालय और पेयजल की सुविधाएं आदि व्यवस्था का प्रावधान भी सर्व शिक्षा अभियान में दिया गया ताकि जो सर्व शिक्षा अभियान की संरचना है उसको सुदृढ़ बनाया जा सके। और कहा गया एन एजुकेटेड इंडिया इज अ प्रोग्रेसिंग इंडिया। सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत सी विशिष्ट कार्य योजनाओं पर विशेष बल दिया, जैसे संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षण प्रशासन व्यवस्था की कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते हैं, जिसमें शैक्षिक प्रशासन यानी विद्यालय का शैक्षिक प्रशासन किसके अंतर्गत होगा, विद्यालय की संप्राप्ति यानी विद्यालय जो वहां पर मूल्यांकन कर रहा है बच्चों का, उसका स्तर क्या होगा, वित्तीय मुद्दे, जो भी समस्याएं वहां पर वित्तीय संबंधी आएंगी उनका विकेंद्रीकरण किस तरह से होगा, वो व्यवस्था कौन करेगा, सामुदायिक स्वामित्व यानी वहां पर जिम्मेदारी किसकी होगी उस विद्यालय संरचना को चलाने की, परीक्षा का कार्य, मूल्यांकन तथा बालिका शिक्षा की स्थिति आदि को सम्मिलित किया गया। ये सब संस्थागत कार्य के रूप में था। दूसरा था धारणीय वित्तीय प्रावधान। सर्व शिक्षा अभियान का आधार प्रारंभिक शिक्षा, नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान जो केंद्र व राज्य सरकार के दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी के माध्यम से संपन्न होने थे, उसकी व्यवस्था भी इसमें की गई। सामुदायिक स्वामित्व, यह अभियान अपने प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए सामुदायिक स्वामित्व की भावना पर कार्य करता है। यह सहभागिता महिला समूहों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से और मजबूत होती है और वो सभी मिलकर इस शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्य करते हैं। संस्थागत क्षमता विकास, सर्व शिक्षा अभियान के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर बहुत सारी संस्थाओं जैसे रूपा, NCERT, NCTE, SCERT, सीमेट एवं डाइट जैसी संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई ताकि जो प्राथमिक शिक्षा है वो अच्छी तरीके से फलीभूत हो सके और ये संस्थाएं शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और जो विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए या उनमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए आवश्यक हो वो कार्य सुनिश्चित करें। पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन, इस अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन को अपनाया गया। शैक्षिक सूचना प्रणाली द्वारा सूक्ष्म नियोजन से संबंधित समस्त आंकड़े एकत्र किए गए। हर विद्यालय को समुदाय के साथ सूचनाओं को बांटने के लिए प्रेरित किया गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, देखिए बालक बालिका की शिक्षा एक साथ नहीं चल पा रही थी। बालक तो शिक्षित हो रहे थे, कहीं ना कहीं बालिकाओं की शिक्षा बीच में ही छोड़ दी जाती थी, वहां पर ड्रॉप आउट की समस्या थी। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की जो बालिकाओं की शिक्षा थी उसको भी बालकों के साथ साथ सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की गई। शिक्षा अभियान के प्रमुख घटक, पहला है BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। प्रत्येक जिले को ब्लॉक में बांट दिया जाता था और उस ब्लॉक का दायित्व होता था अपने क्षेत्र की व्यवस्था या अपने ब्लॉक की या अपने विकास खंड की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और ब्लॉक उन सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो उसके अंतर्गत आते थे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करता था, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था करना, सभी बच्चों को जूते मोजे उपलब्ध कराना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को चेक करना कि वह सुचारू रूप से वो बच्चों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा प्रशासनिक दायित्वों को निभाना भी प्रमुख कार्य होता था। दूसरा है CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। एक तरीके से हम संकुल कहें, जो एक ब्लॉक होती थी उसके अंदर बहुत सारे क्लस्टर बना दिए जाते थे जो सूचनाएं BRC तक प्रेषित करते थे। नागरिक कार्य, यह सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख घटक है और जो परियोजना की लागत की 33% धनराशि थी वो उसी पे खर्च की जाती थी। यानी वहां पर जो ग्राम शिक्षा समिति बना दी गई या SNC आपकी बना दी गई, उनके माध्यमों से शिक्षा की व्यवस्था पर नजर रखी जाती थी। किस तरह से विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है उसकी नजर इन समितियों के माध्यम से रखी जाती थी और जो धन विद्यालय में खर्च हो रहा था उसकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर रहती थी।
अगला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। देखिए बच्चों की शिक्षा जो प्राथमिक स्तर पर है वो निरंतर चलती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को देने की व्यवस्था भी की जाती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जा रही शिक्षा का सतत मूल्यांकन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए प्रत्येक विद्यालय को 1500 रुपए की राशि इसके तहत दी जाती है। इसी के साथ साथ टीएलएम की व्यवस्था, टीएलएम यानी जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, चाहे स्केच हो, चाहे पेन हो, चार्ट पेपर्स हो, इनकी व्यवस्था तथा बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था पर भी निगरानी रखना इस संस्था का एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है विद्यालय अनुदान। देखिए प्रत्येक विद्यालय को 2000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, ताकि वर्ष भर जो भी विद्यालय में व्यवस्थाएं हो, जिससे पुस्तकालय, स्कूल का सौंदर्यीकरण, फर्नीचर की मरम्मत आदि खर्चे जो भी होते थे उस राशि से पूरे किए जाते थे। शिक्षक अनुदान। सर्व शिक्षा अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। एक शिक्षक समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए, नई विधाओं में, नई तकनीकी के माध्यम से जो नए नए कौशल आ रहे हैं वो शिक्षक को दिए जाएं, ताकि शिक्षक अपने विद्यालय में अपने छात्रों को पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षित कर सके। आज हमने अध्ययन किया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो कहीं ना कहीं देश की जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी उसको इसने एक बल दिया। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सर्व शिक्षा अभियान के पद चिन्हों पर आगे निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। तो आज के लिए बस इतना ही।